भाग ले रहे सभी साथियों का, विशेषकर मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे यंग लोग हैं, उन सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूं। और आज का जो हमारा विषय है, जीवन का उद्देश्य, सफलता और सफलता प्राप्ति, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम जिस युग में जी रहे हैं और जो हमारे युवा साथी हैं, उन सब के लिए तीनों चीजें जानना बड़ा इम्पोर्टेंट है कि सफलता क्या होती है, जीवन का उद्देश्य क्या होता है और इसको हम कैसे करें। तो ये एक हमारा विषय है। मैं छोटा सा अपना बैकग्राउंड दूं। मेरा जो स्कूल शिक्षा है वो गोटेगांव नाम के छोटे से ग्राम में हुई। 1965 से 1975 तक मैं वहां था। इनफैक्ट 76-77 तक थे वहां पर हम। और उसके बाद फिर जबलपुर में हुई मेरी एजुकेशन और मैंने बीएससी साइंस कॉलेज से किया, एमएससी यूनिवर्सिटी से की। मेरे पिताजी स्कूल के शिक्षक थे और बहुत ही सामान्य परिवार था हमारा उस समय। निम्न मध्यम वर्ग का हमारा परिवार था और जिस तरीके की आर्थिक सारे लोग झेलते हैं उसी तरीके का हम लोगों के पास भी था। हम लोग 4 भाई बहन थे, उसमें एक बहन की मेरी डेथ हुई थी। तो ये एक बैकग्राउंड है और मैं इसलिए बताना चाहता हूँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है किसी व्यक्ति के जीवन में कि आप किस बैकग्राउंड से आए। और जब हम आपसे अभी बात कर रहे हैं तो दो लेवल पे बात है मेरी, मतलब 2 चीजों के आधार पर बात है। एक मेरा स्वयं का व्यक्तिगत जीवन और दूसरा मैंने जो अध्ययन और सीखा उसके संदर्भ में 2 बातें हैं। मोटे तौर पर मुझे मेरे जीवन में ऐसी कोई बहुत ही गंभीर घटना जिससे मुझे ऐसा लगता हो कि मेरा जीवन प्रभावित हुआ हो और उसमें किसी प्रकार का ब्रेक लगा हो, नहीं लगती। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि घटनाएं नहीं हुई हैं, बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। लेकिन लगता है शायद बहुत पहले से सोच जो थी हमारी उसके कारण ये स्थिति नहीं बनी हुई हो। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं एक बहुत ही मध्यम वर्ग से हूँ और छोटे से गांव में मेरी पढ़ाई हुई। जब मैं पढ़ रहा था उस समय मेरी बहन की डेथ हुई थी, आकस्मिक कुएं में गिर गई थी। तो एक बड़ी घटना थी। उस समय मैं 11th में था और बहुत ही महत्वपूर्ण समय था परिवार में। उसके कारण बहुत ही परेशानियां थी, लोग दुखी थे, लेकिन वो एक बड़ी स्थिति थी। उसी समय मेरे पिताजी के साथ समस्या हुई प्रशासनिक नौकरी में। उनके साथ उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की स्थिति बनी। फिर इसके बाद मेरे जीवन में मुझे डॉक्टर्स ने नौकरी लगने के बाद मेरे खिलाफ एक माहौल बना, एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें लोगों ने माना कि मैंने जानबूझ के किया है और बहुत सारे आंदोलन हुए उसको लेकर। और एक समय डॉक्टर ने कैंसर होने की बात कह दी। तो इस तरीके की बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन मुझे कभी लगा नहीं कि मेरे जीवन में बहुत सारे तनाव आए हैं। तो इस बैकग्राउंड में मुझे जो लगा, जिस तरीके से मैंने अपना काम किया है वो, और बाद में जब हमने बहुत सारा अध्ययन किया तो उनको और मिलके दोनों को चीजें लगा कि देखिए जीवन में कितना महत्वपूर्ण है, जो आप करते हैं वही लोग लिखते भी हैं। तो ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ मेरे स्वयं के अनुभव और उसके साथ साथ जो भारतीय मनीषा में सफलता के लिए जो फार्मूले दिए गए हैं या जो उन्होंने सफलता के लिए जो चीजें महत्वपूर्ण बताई हैं, उनके आधार पर हम आपसे बात करेंगे। अब हमारा जो सबसे पहला आइटम है वो है सफलता और सफलता प्राप्ति। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारे साथ में, तो हम इस पर बात करना चाहते हैं कि सफलता और सफलता प्राप्ति क्या है। तो हम सबसे पहले सफलता पर बात करेंगे कि ये सफलता आखिर होती क्या है। और सफलता के संदर्भ में और इन सब चीजों पर हम बात करें उसके पहले हमको जरूरत है कि हम जो हमारा स्टाइल है हम सब लोगों की बात करने का, तो हम सारे लोग 2 मिनट का मौन रखेंगे और उस मौन के बाद हम फिर अपनी बात को शुरू करेंगे। और इस मौन में हम लोगों को ये करना है, ये सोचना है कि
आखिर मैं क्या हूँ? सबसे पहली बात जिस पर हम अपने आप पर विचार करेंगे कि मेरा जो स्वयं का अस्तित्व है, मैं अपने आप को पहचानने की कोशिश करूंगा थोड़ा सा। और जब हम अपने आप को पहचान लेंगे, उसके बाद फिर हम अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे आपके साथ में। तो इस विषय पर अपन विचार करें कि मैं क्या हूँ। तो 2 मिनट का ये हमारा मौन रहेगा। पवन जी, आप मदद करिए 2 मिनट के मौन के लिए। और इस 2 मिनट के मौन के बाद, इस बीच में आपको जो अपने प्रश्न हैं, जो आज की हमारी चर्चा करें, उस पर भी आपको विचार करना है। आखिर ये जो हमारी सफलता है, जिसको हम बात करना चाहते हैं, उसको प्राप्त करने के लिए मैं स्वयं क्या कर सकता हूँ, और अल्टीमेटली मेरी लाइफ के का जो लक्ष्य है, उसका और सफलता के बीच में क्या संबंध है। ये तीनों प्रश्न हैं, और साथ में मैं क्या हूँ। एक बहुत बड़ा काम मैं दे रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, हम सब जानते हैं, तो 2 मिनट मौन रखकर, और जब हम इस विचार पर बात करेंगे, तो हमको ध्यान रखना है कि हमको किसी और ने जो सिखाया है अब तक, उस पर बात नहीं करना है, क्योंकि इस समय मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ। जब मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ, तो जो मुझे लगता है, हम केवल वो बात करेंगे। कोई और क्या सोचता है, कोई और क्या कहता है, पुस्तकों में क्या लिखा है, मान्यताएं क्या हैं, मेरे शिक्षक ने क्या बताया है, मेरे पिताजी ने क्या बोला है, मेरी माताजी ने क्या बोला है, मेरे दोस्तों ने क्या बोला है, इस सब बात को हमें भूल जाना है थोड़ी देर के लिए। बिल्कुल मुझे स्वयं को, क्योंकि इस समय हम आपकी सफलता की बात कर रहे हैं, आपके जीवन के उद्देश्य की बात कर रहे हैं, तो हमें केवल और केवल अपने बारे में, स्वयं के बारे में सोचना है। तो जो भी आपके मन में आने वाला है, उसको सोचिएगा, और जो सोचना भी नहीं, उसको देखना है। जब आप आंख बंद करेंगे, शांत बैठेंगे, तो आपके मन में बहुत सारे विचार आएंगे। आप इन प्रश्नों पर जब विचार करेंगे, तो आपको धीरे 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 जो भी आएगा उसको समझना है, और उसको अभी नोट कर लेना है अपने मन में, या लिख लेना है। उससे बहुत ही आपको लाभ होने वाला है, और फिर आगे हम बात शुरू करेंगे। तो पवन, 2 मिनट के लिए प्लीज। हमारा समय चालू हो रहा है अब, और 2 मिनट हम मौन रखेंगे। जी सर। केवल और केवल जो मन में आ रहा है, उस पर विचार, उस पर उनको देखना है, उनको समझना है, उनको सुनना है। जो भी विचार आ रहे हो, प्रश्न बहुत स्पष्ट है कि मैं क्या हूँ, सफलता क्या है, सफलता कैसे मिल सकती है, और जीवन का उद्देश्य क्या है। ये 4 संदर्भ हैं आपके सामने। बिल्कुल जो आपको दिख रहा है, जो आपको समझ में आ रहा है, जो आप सुन रहे हैं अपने मन से, उस पर विचार करना है। बहुत गंभीरता के साथ इस विषय पर आप विचार करें, जो मैंने आपसे बात की है। आप 2 मिनट हो गए हैं। मैं आप सबसे इस विषय पर भी चर्चा बिल्कुल नहीं करूंगा, लेकिन मुझे जो मेरा अनुभव है, इस तरीके की बहुत सारी बार हम लोगों के साथ बैठकर विचार किया है। तो जब हम अपने आप को देखने की कोशिश करते हैं, तो हमको एक लगता है कि हम एक बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स हैं। मतलब एक हमारा शरीर है, और उस शरीर में एक मन है। मतलब हमारी कुछ भौतिक आवश्यकताएं हैं, फिजिकल आवश्यकताएं हैं, और दूसरी हमारी कुछ मानसिक आवश्यकताएं हैं। मन है और शरीर है, ये 2 चीजें हमको बहुत स्पष्ट तरीके से
समझ में आती हैं। और वास्तव में हमारा शरीर का नियंत्रण ही मन ही करता है। तो हम, मेरा शरीर है ये भी मन में ही दिखता है ना? तो कुल मिला के शरीर और मन और सारी व्यवस्था जो उसमें एक्टिविटी है वो सब मन के आधार पर होती है। मन यानी मस्तिष्क। मस्तिष्क और मन के संयुक्त प्रयास से हम जो कुछ भी कर रहे हैं, जो भी समझ रहे हैं, हमारा पूरा का पूरा अस्तित्व मन और मस्तिष्क के आधार पर है। तो कुल मिला के हमारी जो व्यवस्था है वो मन और मस्तिष्क की है। मन में ही हमारा शरीर है और मन में ही हमारा मन है। तो ये इस तरीके से हमको समझ में आता है। तो जब हमको ये समझ में आ गया दो चीजें हैं तो हम कैसे काम करेंगे। तो जब हम सफलता की बात करते हैं तो हम, जो हमारा शरीर है, जो हमारी भौतिक आवश्यकता है, जो भौतिक व्यवस्था है, उसके आधार पर हम सफलता की बात करते हैं। और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है जिस पर हम आपसे बात करना चाहते हैं, वो बड़ी इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो सफलता के लिए मोटिवेशन की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती। मोटिवेशन एक बड़ा डिफरेंट सा शब्द है कि कोई बाहर से व्यक्ति आएगा, कोई बाहर से देखेगा तब हमारे साथ परिवर्तन होगा। नहीं, इसके लिए एक समझ की जरूरत है। समझ, जैसे हमको भूख लगी है तो हमको मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती कि कोई आके आपको मोटिवेट करे। सामान्य व्यक्ति को आपको भूख लगी है तो मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती, आप तुरंत जाके भोजन करते हैं। यदि आपको नींद आ रही है तो मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती कि आपको बिस्तर की लगाएगा, बिस्तर है सुंदर गाना गा के बुलाएगा, नहीं, तब आपको नींद आ जाती है। तो सामान्य रूप से समझ की जरूरत हो। जैसे हमने बोला कि जैसे हमारा मन इस बात को समझ जाता है कि इस समय मुझे सोना है, इस समय मुझे उठना है, इस समय मुझे भोजन करना है, तो तुरंत करता है। एक समझ की जरूरत है। तो हम समझ पर बात करेंगे। तो हम, जैसे मैंने शुरू किया था कि हम बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स है, तो मन के साथ बहुत सारी चीजें होती हैं। तो जब भी हम किसी प्रकार की सफलता की बात करेंगे तो मन और शरीर दोनों पर बात करेंगे। और दोनों में किसी भी प्रकार का, ये जितने हम लोग साइंस पढ़ा है सब लोगों ने, कोई भी यदि हमको कार्य करना है, यदि हमको कोई भी कार्य करना है तो कार्य करने के लिए ऊर्जा लगती है, पावर लगता है ना। ऊर्जा और पावर लगती है। तो ये ऊर्जा और पावर का मैक्सिमम यूज हो, ठीक से उपयोग हो, तब हम सफल होंगे। और जो मस्तिष्क के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है बड़ी सूक्ष्म ऊर्जा होती है, और जो बाकी शरीर के काम करने की ऊर्जा होती है वो थोड़ी ज्यादा होती है। और बड़ा इंटरेस्टिंग है कि हमारा जो शरीर है दुनिया का सबसे एफिशिएंट उपकरण है। हमारा जो मस्तिष्क है वो दुनिया का सबसे एफिशिएंट कंप्यूटर है। जितनी एनर्जी में हमारा मन काम करता है, इतनी कम एनर्जी में, उतनी एनर्जी में दुनिया का कोई काम नहीं कर सकता। ऐसा लोग कहते हैं कि हमारे मन के बराबर क्षमता का कंप्यूटर बनाने के लिए पूरा नियाग्रा जलप्रपात से जितनी ऊर्जा बन सकती है, उतनी ऊर्जा लगेगी, ऐसा लोग कहते हैं। कोई महत्व नहीं, लेकिन अत्यधिक लगेगी हम। और लगभग 40 से 50 वाट या 100 वाट, जो भी सही फिगर हो आपको पता लग जाएगा, उतने में हमारा मस्तिष्क पूरा काम कर जाता है। तो ये देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। मस्तिष्क बहुत ही एफिशिएंट है, तो उसकी एनर्जी आवश्यकता बहुत कम है। इसका मतलब हमारे पास बहुत कम एनर्जी है मस्तिष्क को चलाने के लिए, तो उसका वेस्टेज नहीं होना चाहिए। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तो हम सफलता की सामान्य बात करते हैं, बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें होंगी। आध्यात्मिक आधार पर सफलता की कुछ और बात होती है, लेकिन जिस सफलता की हम बात कर रहे हैं वो सफलता की परिभाषा बहुत सिंपल है, डिक्शनरी से देख सकते हैं। और इसी को हम लोग कॉमन सेंस में मानते हैं कि जो हमारी इच्छा है, जो हमारा अभीष्ट है, उसके प्राप्त हो जाने को हम सफलता कहते हैं। यश, धन आदि की प्राप्ति को हम सफलता कहते हैं, कामयाबी कहते हैं। और यदि एक और तरीका है सफलता जानने का, जैसे कि जो आपके पास वस्तु जो प्राप्त हो, आपके पास जो कुछ हो, यदि वो पॉपुलर हो जाए, उसको भी हम सफलता कहते हैं। तो बड़ी सामान्य सी हमारी परिभाषाएं हैं। जब कोई सार्वजनिक जीवन में जीवित रहता है, जैसे कोई बड़ा फिल्म स्टार है, यदि उसकी बनाई गई फिल्म यदि पॉपुलर हो गई तो कहते हैं ही इज अ वेरी सक्सेसफुल एक्टर। यदि किसी को गोल्ड मेडल मिलता है पूरा देश खुश हो जाता है। तो जब किसी व्यक्ति की उपलब्धि पॉपुलर हो जाती है तो हम कहते हैं वो व्यक्ति सक्सेसफुल हो गया, या उसके मन में उसने जो कुछ निर्धारित कर रखा है वो उसको मिल जाए, धन मिल जाए, यश मिल जाए, तो हम कहते हैं वो सफल हो गया। ये सफलता की परिभाषा है। अब इस सफलता की परिभाषा
कि आगे हम जिस बात की करना चाहते हैं उस सफलता के लिए हमने एक फार्मूला बना रखा है। ये बहुत ही मेरे बचपन का है। इसको जब मैं बचपन में पढ़ता था तब मुझे किसी ने सफलता का एक फार्मूला बताया था। इस सफलता के लिए आपके पास ये फार्मूला है। एल आपका लक है, मतलब आपकी सफलता आपने किस तरीके से चॉइस की है उस पर डिपेंड करती है। आपकी सफलता आप कैसे काम कर रहे हैं उस पर डिपेंड करती है। आपकी सफलता आप कितना हार्ड वर्क कर रहे हैं उस पर डिपेंड करती है। आपकी सफलता आप उस कार्य के लिए कितना टाइम दे रहे हैं उस पर डिपेंड करती है। मतलब इन सब के प्रोपोर्शनल होती है ना, अनुपाती होती है। जितना आप काम करेंगे, जितनी अच्छी आपकी चॉइस होगी, जितना कठोरता से काम करेंगे, मन लगाकर काम करेंगे, जितना टाइम देंगे, और ये आपकी व्युत्क्रमानुपाती होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है कंफ्यूजन के। जितना कम कंफ्यूजन होगा उतनी ज्यादा सफलता होगी। यदि आपके जीवन में कोई कंफ्यूजन नहीं है तो आपके पास अनंत सफलता होगी। यदि आप काम करते समय आपके मन में एक भी बार विचार नहीं आता कि इसको करना है कि नहीं करना है, आपको बिल्कुल जीवन में बिल्कुल स्पष्ट जानकारी रहती है, तब आपको आपकी सफलता बिल्कुल निश्चित हो जाती है। यदि मन में कंफ्यूजन है जरा भी, यार मैंने इंडियन सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूं, मैं नहीं हो पाऊंगा, तो कंफ्यूजन ना होना और दम्भ होने में बहुत अंतर है। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए मन में। यदि कंफ्यूजन नहीं है तो आपकी सफलता निश्चित तौर पर आगे बढ़ेगी। तो इसमें मैंने आपसे बताया था एल यानी लक, पी यानी प्रॉपर चॉइस, डब्ल्यू यानी वर्क, एच यानी हार्डनेस ऑफ वर्क, टी यानी टाइम और सी यानी कंफ्यूजन। ये एक बहुत बचपन का मेरा फार्मूला है। जब मैं कक्षा 8वीं-9वीं में पढ़ता था तब उस समय मुझे किसी मित्र ने या किसी शिक्षक ने बताया था, और ये फार्मूला मेरे जीवन में आज तक है। तो कृपया इसको आप देखिएगा, ये बड़ा महत्वपूर्ण फार्मूला है। इस पर आप विचार करिएगा, इसको ध्यान में रखिएगा, और इस पर जितना आप विचार करेंगे, बहुत सिंपल फार्मूला है, इसको यदि आप समझ जाते हैं तो आपकी सफलता जरूर आपको मिल सकती है। इसको हम ये जो फार्मूला जो मेरे पास बचपन से है, इसको हम और आगे बतलाएंगे नए तरीके से, और जो हमारी ज्ञान है उसके आधार पर हम लोग समझेंगे कि क्या है ये। तो नेक्स्ट जो है सफलता प्राप्ति। अभी जो सफलता प्राप्ति पर विषय है जो हमारा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो सफलता प्राप्ति के लिए हम आपको केवल 7 स्टेप्स हैं, और ये 7 स्टेप्स हैं, इनको एक के बाद एक अपन विचार करेंगे। और यदि ये 7 स्टेप हैं तो सबसे पहली चीज जो है सफलता के प्राप्ति के बाद, सफलता प्राप्ति के लिए, वो है आपका लक्ष्य। यदि आपने लक्ष्य बहुत अच्छे तरीके से निर्धारित किया है, यदि आपका लक्ष्य निर्धारण सही है, लक्ष्य का निर्धारण सही है, आपका अपना लक्ष्य है, किसी ने आपके ऊपर थोपा नहीं है। यदि आपका अपना लक्ष्य है और लक्ष्य आपके ऊपर किसी ने थोपा नहीं, थोपने का मतलब क्या है, आपके विचारों ने भी आपके ऊपर नहीं थोपा है। आपको किसी ने सिखा दिया कि नहीं आपको पुलिस बनना चाहिए और आप बनना चाहती हैं सामाजिक कार्यकर्ता। आपको किसी ने बता दिया प्रशासक बनना चाहिए, आप बनना चाहते हैं साइंटिस्ट। आपको किसी ने बोला कि नहीं आपको बहुत बढ़िया इंडस्ट्रियलिस्ट बनना चाहिए, आप बनना चाहते हैं गायक। तो ये इस तरीके का नहीं, जो आप बनना चाहते हैं, जो आप स्वयं करना चाहते हैं, यदि बिना किसी दबाव के अपनी पसंद से आपने लक्ष्य निर्धारित किया है तो आप उसको जरूर प्राप्त करेंगे। ये मेरा पूरा विश्वास है। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको आप प्राप्त नहीं कर सकते, केवल ये प्रमाणिक होना चाहिए। अब आप ऐसा कहो कि मैं आज 40 साल का हो गया, मुझे सिविल से परीक्षा पास करना, ये आपका लक्ष्य नहीं हो सकता, क्योंकि ये समय निकल चुका है। ठीक है, तो जो चीज संभव नहीं है, आपको दिख रही है कि जिसके लिए समय निकल गया, जिसके लिए स्थान निकल गया, उसको देख कर यदि आप लक्ष्य निर्धारित करेंगे तो बात दूसरी, लेकिन कोई मूर्ख व्यक्ति करेगा, टेस्टिंग के लिए करेगा। अदरवाइज आप अपनी वास्तविक परिस्थितियों को देखकर, अपने आप को समझकर, यदि आप एक निश्चित तरीके से अपना लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो वह लक्ष्य आपको अनिवार्य रूप से मिलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये 100% है। तो लक्ष्य का निर्धारण बहुत महत्वपूर्ण है, और लक्ष्य का निर्धारण आपको स्वयं अपने
एक बहुत ही प्रामाणिक तरीके से करना पड़ेगा। और यदि आपने प्रामाणिक तरीके से कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। यदि आपने अपने माँ बाप के कहने से किया है, अपने दोस्तों के कहने से किया है, अपनी आपके ऊपर जो समझ थोपी गई उसके आधार पर किया है, तो फिर आप निश्चित समझिएगा तब आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि तब आपका आगे के मूवमेंट में प्रभाव पड़ता है। तो इसको आपको अपने अपने मन से, अपनी स्वयं की चॉइस से लक्ष्य निर्धारित करना है। और यदि आपने अपने स्वयं की चॉइस से लक्ष्य निर्धारित किया है तो समस्या हो ही नहीं सकती। और यदि लक्ष्य आपका सही निर्धारित हो गया है जीवन का, तो ये सुनिश्चित समझिए कि केवल अब ये 7 कदम दूर है आपके से। ये लक्ष्य जरूर प्राप्त होगा आपको, यदि लक्ष्य आपने स्वयं निर्धारित किया है। किसी भी उम्र में, किसी भी समय आपने अपने तरीके से लक्ष्य निर्धारित किया है, तो और आपका मन आपको हमेशा बताता है कि आपका क्या लक्ष्य हो सकता है, इसमें कभी कोई दिक्कत नहीं हो सकती। तो आपको अपना लक्ष्य अपने तरीके से निर्धारित करना है। और जब आप अपना अच्छे तरीके से लक्ष्य निर्धारित करते हैं, तब आपको वो लक्ष्य जरूर मिलेगा। और जैसा मैंने बोला कि केवल 7 कदम है लक्ष्य प्राप्ति के लिए, और वो आपको निश्चित तौर पे मिलेंगे। और उसका पहला कदम है श्रद्धा। सबसे पहला कदम है श्रद्धा, लक्ष्य के प्रति श्रद्धा। लक्ष्य के प्रति श्रद्धा का मतलब क्या हुआ? लक्ष्य के प्रति श्रद्धा का क्या मतलब हुआ? लक्ष्य के प्रति श्रद्धा का मतलब हुआ कि आप के मन में कंफ्यूजन है। श्रद्धा का मतलब होता है, ये 2 शब्दों से बनता है। श्रद्ध, जो हमारे साथ बहुत सारे पंडित लोग हैं, बहुत सारे विद्वान लोग हैं, वो जानते होंगे। श्रद्धा का अर्थ होता है, 2 शब्दों से बना हुआ है श्रद्धा। एक श्रद्ध का मतलब होता है सीधा, सत्य। सीधा और सत्य होता है श्रद्ध, इसका अर्थ सीधा और सत्य। तो ये जो सीधा और सत्य है, ये श्रद्धा है। और धा का मतलब होता धारण। तो जो आपने सीधे सीधे जिसको धारित किया है, जो सच है उसको धारणा है आपकी, उसको श्रद्धा बोलते हैं। तो यदि अब लक्ष्य के प्रति श्रद्धा है, इसका मतलब है कि आप अपने लक्ष्य को सही मानते हैं, आप अपने लक्ष्य को सत्य मानते हैं, आप अपने लक्ष्य को पाने योग्य मानते हैं, तो ये निश्चित समझिएगा कि आपका लक्ष्य आपको मिलेगा। तो श्रद्धा होना जरूरी है आपके लक्ष्य में। तो यदि आपने अपने मन की स्वीकृति से यदि आपने लक्ष्य निर्धारित किया है, तो उसके प्रति श्रद्धा होने में आपको कोई नहीं रोक सकता, वो ऑटोमेटिक है। अब आप क्रिकेटर बनना चाहते हैं और आपके पिताजी ने या आपके चाचा जी ने या आपकी बहन ने या आपकी पुस्तकीय ज्ञान ने आपको बोला कि नहीं नहीं नहीं, आपको तो पढ़ना पड़ेगा और आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करें, तब फिर दिक्कत हो सकता है। या आप डॉक्टर बनने की तैयारी करें, तब दिक्कत हो सकती है। लेकिन यदि आपने स्वयं निर्धारित किया है, तो उस पर श्रद्धा होगी ही, आपके मन में कोई कंफ्यूजन नहीं हो सकता। जैसे ही आपको आपके मन में आपके लक्ष्य के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है, जो अगली आवश्यकता है वो विवेक है। विवेक का मतलब होता है कि आप सही गलत का निर्धारण कर सकें। आप ये निर्धारित कर सकें कि लक्ष्य के लिए आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो यदि आप लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध हैं, लक्ष्य आपने स्वयं निर्धारित किया है, लक्ष्य के प्रति आप में श्रद्धा है, आप लक्ष्य को सही मानते हैं, तो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये आपको स्पष्ट हो जाता है और आप तुरंत उस ओर बढ़ जाते हैं जो लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अत्यंत आवश्यक है। फिर आपको नहीं लगता, आपकी श्रद्धा है क्रिकेट खेलना और आपका मन क्रिकेट खेलने कहता है, आपने क्रिकेटर बनने की आपकी इच्छा और आपने डॉक्टर बनने की निर्णय कर रखा है। तो जब भी आपके सामने कोई व्यवस्था आएगी, आप तुरंत क्या करेंगे? जब भी मौका लगेगा आप क्रिकेट खेलने चले जाएंगे। पढ़ने का समय हुआ आप क्रिकेट खेलने चले जाएंगे, क्रिकेट के मैच आ रहे होंगे आप क्रिकेट देखने लगेंगे। फिर डॉक्टर बनने में आपको निश्चित तौर पे समस्या होगी, ये मेरा मानना है। इसलिए यदि आपका लक्ष्य अच्छे से है, आपका उसके प्रति श्रद्धा है, तो आपको किसी भी हालत में क्या जरूरी है वो आपको समझ में आता है, और जो जरूरी है यदि आप वो कर रहे हैं तो आप सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। अब इसके बाद 2 बातें और हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, सम और दम। ये भारतीय पद्धति का बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, सम और दम।
ये जब मैं बचपन में था तब मैं इनको जानता नहीं था, लेकिन ये बड़े इंपॉर्टेंट इन्होंने मेरे साथ इनका मैंने उपयोग किया है, बिना समझे किया है, और अब मैं मानता हूं कि ये जरूरत है। सम का मतलब होता है मन पर नियंत्रण, और दम का मतलब होता है इंद्रियों पर नियंत्रण। तो अब सम का नियंत्रण कैसे हुआ? जैसे मुझे मालूम है, जब मैं बचपन में था तो मेरा एक निर्णय था, मैंने डिसाइड कर लिया था 8th क्लास में कि मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है। और उस समय मुझे इसको ये बात भी समझ में आ गई थी कि लोगों का कहना था कि इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, तो पढ़ाई बहुत जरूरी है। और मुझे ये भी समझ में आ गया था कि नियमित पढ़ाई बहुत जरूरी है। तो घर में किसी प्रकार का कोई कार्यक्रम हो, कुछ भी हो, कैसी भी चीज हो, मेरा दिन का जो पढ़ने का कोटा था वो मैं जरूर पूरा करता था। और क्योंकि अब जैसा घर है मेरा वैसा नहीं था, एक बहुत ही छोटा सा घर था जिसमें हम सब लोग साथ में रहते थे, तो हर समय पढ़ भी नहीं सकते आप। तो जो समय घर में खाली होता था वह निकाल के उस समय हम उसमें पढ़ाई करते थे। तो चाहे वो दिवाली हो या घर में किसी की शादी हो, कुछ भी हो, जो हमारा निश्चित समय था उसमें हम सामान्यतः पढ़ते थे। बहुत कम दिन ऐसे जाते होंगे जिस दिन मैं अपनी पढ़ाई नहीं करता था, किसी भी प्रकार की चीज। और हमारे साथ में एक और बड़ा इंटरेस्टिंग, हमसे वरिष्ठ थे, हमारे हमारे घर में किराए से रहते थे, वो अपने भाई की शादी में तक नहीं गए। उनकी परीक्षाएं पास में थी, उन्होंने कहा नहीं भाई, भैया की शादी में हम का आनंद कभी और ले लेंगे, हम अभी हमारी परीक्षा होने वाली है और मैं परीक्षा में पास होना ज्यादा जरूरी है, और वो भाई की शादी में नहीं गए। इस तरीके से भी लोग अपने प्रति होता है, ये कहलाता है सम, जो बहुत आपको सामान्य रूप से बहुत जरूरी लगती है, लेकिन आपके लक्ष्य में यदि वो बाधक है तो वो नहीं करना। और यदि आप लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध हैं, लक्ष्य आपकी पहली प्राथमिकता है जीवन में, तो फिर आप दूसरी चीजें कर ही नहीं सकते। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब इसके बाद दम जो होता है, दम का मतलब होता है इंद्रियों पर नियंत्रण। आपको कुछ चीजों में बहुत मजा आता है, संगीत सुनने में मजा आता है, आपको क्रिकेट मैच देखने में मजा आता है, आपको बहुत सारा खाना खाने में मजा आता है, आप बहुत सारी चीजें मानसिक, जिसमें आप शारीरिक आपकी आवश्यकता है बहुत सारी उटपटांग, उनमें भी आपका मन बार बार लगता है। लेकिन यदि आपने सही तरीके से निर्धारित किया है तो ये भी ऑटोमेटिक हो जाता है। अब इसमें जो हम आपसे बात करना चाहते थे, सम और दम, इसको ये धीरे धीरे आता रहता है। और इसको जब अपन बात करते हैं तो इसमें अगली जो बात है वो है उपरति। उपरति कहते हैं, मैं इसलिए मैं जानबूझकर इसको संस्कृत के शब्दों का उपयोग कर रहा हूँ इसमें, ताकि आपको लगे कि हाँ, ये केवल मैं नहीं कह रहा हूँ, और ये एक तरीके से बहुत ही भारतीय दर्शन की, भारतीय व्यवस्था की एक बहुत ही गहराई से सोची हुई बात है कि आपके मन में जब आप सफलता का अगलापन है कि आपके मन पर, मनोरंजन पर, यहाँ वहां की चीजों पर नियंत्रण बहुत जरूरी है। सुख, जब आप एक बड़े लक्ष्य की ओर जा रहे हैं तो उसका प्राप्ति, और वैसे भी है, आपका बड़ा लक्ष्य निर्धारित है और आप लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं, तो आपको वैसे ही मन में एक विशिष्ट किस्म का संकल्प, आनंद की अनुभूति होती रहती है। तो धीरे से मन को रखकर उस पर नियंत्रण करने की बात करना चाहिए, और ये होता है, ऑटोमेटिक होता है, इसमें प्रयास नहीं लगता। यदि लक्ष्य आपका निर्धारित है और आपके मन से निर्धारित है, तब आपको किसी दूसरी चीज की नहीं लगती। आपने सचिन तेंदुलकर का उदाहरण देखा होगा। सचिन तेंदुलकर के हाथ में चोट लग गई थी, क्या बोलते, टेनिस एल्बो हो गया था, उसको पेन होता था, लेकिन क्रिकेट उसका लक्ष्य था जीवन का। तो दुखते हुए हाथ से भी क्रिकेट खेलता था, है ना, चोट लगने के बाद भी। हॉकिंस को देखा होगा, इतना बीमार होने के बाद भी उसकी पढ़ाई लिखाई की उसकी इच्छा थी, व्हील चेयर पे चलता था, लेकिन रिसर्च का काम उसका जारी था। तो कोई चीज नहीं रोक सकती यदि आपका लक्ष्य स्पष्ट है आपके मन में, और आपको लगता है लक्ष्य के प्रति आपके मन में श्रद्धा नहीं है, तब आप हर कोई दूसरी चीज आपको दूसरी ओर ले जाएगी। इंपॉर्टेंट है लक्ष्य का निर्धारण, और लक्ष्य के निर्धारण ये ऑटोमेटिक एक के बाद एक चीजें आती हैं। फिर एक और शब्द है तितिक्षा। तो जो सम और दम की बात की थी, उनको लागू करने के ये दो स्टेप हैं। एक जब मन की बात है, और दूसरी शारीरिक रूप से बात है। इसमें आपको बहुत सारे संकट आते रहते हैं दिमाग में, बीमार पड़ सकते हैं आप, आपको आलस्य आ सकता है, आपको ठंडी लग सकती है, आपको गर्मी लग सकती है, मौसम है, तमाम प्रकार की जो बाधाएं हैं उनके खिलाफ लड़ने का निर्णय, उन पर ओवरकम करने का ये जो निर्णय है, ये तितिक्षा कहलाती है।
ऑड परिस्थितियों में अपने संकल्प पर, अपने निर्णय पर बने रहना। तो यदि आपको परिस्थिति और संकल्प के बीच में आपको अपने संकल्प का महत्व है, वो यदि आपकी चॉइस है, तो फिर समस्या नहीं है। और यदि आपने किसी के कहने से कर दिया है, तब फिर ये मीनिंगलेस हो जाता है, तब फिर आप उस पर नहीं बने रह सकते, कंफर्म है। यदि आपको बना, तो इसलिए मैंने बोला था लक्ष्य, और जैसे ही आप लक्ष्य निर्धारित करते हैं, तो इसमें हम आगे आपसे बात करेंगे कि जो बाधाएं हैं वो किस प्रकार की हो सकती है, उन पर अपन बात करते हैं। तो बाधाएं पर अपन बात करेंगे, और बाधाएं हैं, और उसके साथ में होता है लक्ष्य, प्रयास। लेकिन इसके बीच में हम आपसे बाधाओं पे बात करते हैं, क्या बाधाएं हो सकती हैं आपके मन में। तो सबसे पहली बाधा है आदि और व्याधि, जिसको बीमारी बोलते हैं। तो अब ये जो बीमारी है, आदि यानी मन की समस्याएं, जो आपकी मानसिक समस्याएं हैं उनको हम आदि बोलते हैं, और जो आपकी शरीर की समस्याएं हैं उनको हम व्याधि बोलते हैं। तो जो हमारा ये पूरा का पूरा ये संकुल है, जो कॉम्प्लेक्स है 10 इंद्रियों का, उसमें किसी भी प्रकार की समस्या हो जाना आदि और व्याधि होता है। उसमें ज्ञान इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियों की समस्या आदि, और कर्म इंद्रियों की समस्या व्याधि। इनमें ये डिसफंक्शनल यदि किस तरीके से हो जाती है, तो इसके लिए करना क्या है आपको, बहुत सिंपल बात है। आपके हाथ में क्या है इसके लिए, आपको हाथ में इसके लिए है कि आप उचित भोजन करें, पोषक भोजन करें, ऊटपटांग खाना पीना ना करें, पोषक आहार लें, नियमित रूप से व्यायाम करें, पर्याप्त तरीके से सोएं, आवश्यकता अनुसार मनोरंजन भी होना चाहिए, सम्यक रूप से मनोरंजन हो, और नियमित रूप से आप अपने आप को अवलोकित करें, स्वावलोकन करें, शांत बैठें, मौन हो, देखें कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा। विवेक का उपयोग करें, जो लक्ष्य निर्धारित किया है उसके लिए हमको जो जरूरी है वो मैं कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ, इस तरीके का प्रतिदिन थोड़ा सा 2 मिनट ही पर्याप्त है, अपने आप को देखें, इसको दिनचर्या में शामिल करें। आपकी दिनचर्या ठीक हो तो आदि और व्याधि की समस्या बहुत कम हो जाती है। तो ये आदि व्याधि आपकी सबसे बड़ी बाधा है, इससे बचना बहुत जरूरी है। और इसके बचने के लिए आपके हाथ में नियमित रूप से नियमित जीवन, अच्छी दैनिक दिनचर्या, द लाइफ स्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आपके नियंत्रण में है। जो आपकी परिस्थिति है उस हिसाब से आप अपनी लाइफ स्टाइल को निर्धारित कीजिए। यदि आपके घर में दिन भर हल्ला रहता है तो आप रात में पढ़ सकते हैं, सुबह पढ़ सकते हैं, दोपहर में पढ़ सकते हैं। जैसी भी आपके घर की परिस्थिति हो उस हिसाब से आपको निर्णय करना पड़ेगा, अपनी दिनचर्या को बनाना पड़ेगा। नियमितता बहुत जरूरी है। इसमें मैंने कुछ लिख रखा है, ये आपको आगे आएगी। अगला कहलाता है, अगली जो समस्या है वो कहलाती है स्त्यान। ये इनएक्टिविटी है, मन न लगना। ये जो दूसरी चीज है इसको कहते हैं मन न लगना। ये आपके बारे में आता है, बहुत बार आपका मन जो है नहीं लगता। इससे जब लोग हम जीवन में अपनी बात करते हैं तो कहते हैं हमारा मन नहीं लग रहा है। अब मन क्यों नहीं लग रहा है? यदि आपने अपना अच्छे से अपना लक्ष्य निर्धारित किया है, यदि आपने स्वयं ने लक्ष्य निर्धारित किया तो उसके, और मन ने ही उसको निर्धारित किया है, किसी और ने नहीं। यदि आपके मन की स्वीकृति से आपका लक्ष्य है तो इनएक्टिविटी होती ही नहीं है। और यदि आपका लक्ष्य किसी और के कहने से बना हुआ है तब बात दूसरी है, तो ये भी नहीं आएगा। लेकिन जब आप स्वावलोकन करेंगे, जब 2 मिनट बैठेंगे, जब आप कंपैरिजन करेंगे, आपका मन का एक हिस्सा कहता है कि लक्ष्य है हमारे जीवन का, मन का दूसरा हिस्सा कहता है कि आज सो जाओ, आपको ये नहीं करना, आपको यहाँ वहां की बातें होने लगती हैं। तो उन सब के संदर्भ में यदि आपने अपना लक्ष्य तरीके से निर्धारित किया है तो निश्चित तौर पर मन दोनों चीजों को देखने के बाद कह देगा कि नहीं, आपको लक्ष्य की ओर बढ़ना है। जो भी मन में चीजें आ रही हैं, जो उसके प्रति समस्या उत्पन्न हो रही है, जो अरुचि उत्पन्न हो रही है, वो खत्म हो जाएगी। अरुचि का सवाल ही नहीं उठता यदि आपने मन से लक्ष्य निर्धारित किया है। फिर कंफ्यूजन, लक्ष्य के प्रति कंफ्यूजन, अपने बारे में कंफ्यूजन, यदि ये उत्पन्न होता है तो जैसा मैंने आपको पुराना फार्मूला भी बताया था, उस फार्मूले में भी स्पष्ट लिखा है, जितना ज्यादा कंफ्यूजन उतनी ज्यादा सफलता। अब आपको अपने ऊपर अविश्वास हो जाए, अपने निर्णय लेने की क्षमता पर विश्वास हो जाए तो बहुत ही दिक्कत। ये नहीं होना चाहिए, कभी भी नहीं होना चाहिए। और कहते हैं कि यदि ईश्वर आप अपनी पर मदद कर रहे हैं तो पूरी कायनात आपको मदद करती है। तो इसलिए आपको
इसमें आगे लग जाना चाहिए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपके मन में। और लक्ष्य आपने अच्छे से निर्धारित किया है तो हो ही नहीं सकता, बाधाओं की सूची जारी रहेगी। अगला है प्रमाद। ये दोनों, ये जो पहली बात थी इनएक्टिविटी, मन न लगना, और प्रमाद, ये दोनों दिमागी समस्याएं हैं। और ये जरूर तभी उत्पन्न होती हैं जब हमने लक्ष्य ठीक से निर्धारित नहीं किया है। आपको मालूम है कि आपको क्या करना है, लेकिन आप नहीं करते हैं। आपकी शारीरिक रूप से कोई क्षमता नहीं, आप कर सकते हैं, लेकिन आप लापरवाह बने रहते हैं, आप उसके प्रति चिंतित नहीं रहते हैं। आपको ठीक है, हो जाएगा, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। और मुझे मालूम है, जब मैं देखता हूँ, मैं सिविल सर्विसेज में पीएससी सिलेक्ट हुआ, यूपीएससी नहीं हो पाया, मुझे मालूम है कई चीजें मैंने टाली हैं जीवन में। तो जब ये टालने का काम आप करते हो, कल कर लेंगे, तब दिक्कत जाती है, और ये प्रमाद कहलाता है। तो इससे भी बचना बहुत जरूरी है। मगर यदि लक्ष्य के प्रति आपकी श्रद्धा है तो ये अपने आप बच जाएंगे आप इससे, ये मेरा मानना है। इसके बाद अगली चीज है आलस्य। ये आलस्य शारीरिक समस्या है। भारीपन हो गया आपको, आपका सिर दर्द हो रहा है, आपके हाथ पैर में दर्द है, तब आपका मन ही नहीं कर रहा किसी चीज को करने के लिए, फिजिकली आप परेशान हैं, तब ये आलस्य आता है। और इसके लिए यदि आपने अपना पहला काम ठीक से किया है, पोषण आहार ले रहे हैं, नियमित व्यायाम कर रहे हैं, पर्याप्त मनोरंजन कर रहे हैं, तब ये स्थिति उत्पन्न नहीं होती। और सही लक्ष्य के प्रति श्रद्धा है तो ये चीज उत्पन्न नहीं होती है। बहुत सिंपल है, मैं बता जरूर रहा हूँ, लेकिन सबको बताने की जरूरत नहीं होती, अपने आप ये सब ऑटोमेटिक एक के बाद एक चीज आती है। और मतलब ये इसकी ब्यूटी है, यदि आपने ठीक तरीके से काम कर दिया तो लक्ष्य तक पहुंचने से कोई रोकता नहीं है आपको, लेकिन हम करते नहीं है। दिस इज द प्रॉब्लम इस पूरे सिस्टम में, कि हम लक्ष्य का ही निर्धारण ठीक से नहीं करते और इसलिए आगे बढ़ नहीं पाते हैं। डिस्ट्रैक्शंस आते हैं बहुत सारे आपके पास। डिस्ट्रैक्शन क्या है? बहुत सिंपल है, जब भी आप किसी चीज को देखते हैं तो आपका मन उस तरफ चला जाता है। मन क्योंकि वो अच्छी लगने लगती है। जैसे ही आपको लगा एक अच्छा नाटक हो रहा है, या आपके शहर में कोई अच्छा खेल उत्सव हो रहा है, तो आपको जरूर लगेगा। लेकिन जैसे ही आप उस पर ध्यान देंगे, तो क्योंकि आपने लक्ष्य अपने तरीके से निर्धारित किया, उस पर आपकी पुष्टि है, आप उसमें सहमति है, तो तुरंत दोनों को कंपेयर करके आपका ध्यान वापस लक्ष्य की ओर ले आएगा। और यदि आपका लक्ष्य किसी और के द्वारा बनाया गया है तो फिर दिक्कत जाएगी। नशा करना, नशे के प्रति आकृष्ट होना, ये सब चीजें इसी बात का प्रतीक है कि आपका लक्ष्य के प्रति आपके मन में श्रद्धा नहीं है। यदि लक्ष्य के प्रति श्रद्धा है तो ना आप किसी पार्टी में जाएंगे अनावश्यक, ना आप किसी नशे में लगेंगे, ना आप किसी उटपटांग हरकत में लगेंगे, अपने आप ही ऑटोमेटिक हो जाता है। इसमें सोचने और समझने की जरूरत नहीं है। मैंने देखा है कई लोग कहते हैं भाई मैं आज पढ़ने की उम्र है, इस समय मैं युवा हूँ, तो इस समय मैं जिंदगी के मजे लूंगा कि बाद में लूंगा, मैं फिर बुढ़ापे में करूंगा। इस तरीके के प्रश्न आते हैं। जिसको अपने लक्ष्य के प्रति श्रद्धा नहीं होती, वो इस तरीके के गलत किस्म के आर्गूमेंट करता है, और इसको कहते हैं डिस्ट्रैक्शन। और ये डिस्ट्रैक्शन बहुत दिक्कत करता है। तो लक्ष्य का निर्धारण यदि ठीक है तो डिस्ट्रैक्शन भी नहीं होते हैं। इससे बचना बहुत जरूरी है। और ये आखिरी बात है, दो बातें और हैं भी। एक भ्रांति है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए अपनी क्षमताओं के संदर्भ में और लक्ष्य को अपनी सीमा के बाहर समझने। ये कई बार हो जाता है, दिस वुड नॉट हैपन इन योर माइंड। और जब आपने सोच समझ के लक्ष्य निर्धारित किया है तब ये नहीं हो। और भौतिक रूप से मेरा मानना ये है कि यदि आपके मन में उटपटांग विचार नहीं है, आपके मन में किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं है, आपका मन पूरी तरीके से लक्ष्य के प्रति समर्पित है, होगा कि नहीं होगा, क्यों होगा, नहीं हुआ, ऐसा हो गया तो क्या हो जाएगा, वैसा हो गया तो क्या हो जाएगा, वो तो ज्यादा देर तक पढ़ रहा है, और मेरा यदि सफलता प्राप्त नहीं हुई तो, इस तरीके की जो प्रश्न है ये मानसिक ऊर्जा का हनन करते हैं। तो मन में यदि प्रश्न उटपटांग आना बंद हो जाते हैं, भ्रांतियां समाप्त हो जाती हैं, तो ऊर्जा पूरी की पूरी आपके पास रहती है। जब अनंत ऊर्जा आपके पास रहेगी तो अनंत उपलब्धि हो सकती है। तो वेस्टेज ऑफ एनर्जी नहीं होना चाहिए। तो भ्रांति एक तरीके की ऊर्जा का ह्रास है, हनन है, वो नहीं होना चाहिए। और अपने आप लक्ष्य यदि आपका सही है तो ये हनन हो कैसे सकता है, मुझे समझ में ही नहीं आता। यदि आपने मन से लक्ष्य निर्धारित किया है, उसका किसी और से कंपैरिजन नहीं हो सकता, अपने आप वो सही है। तो इसलिए ये भ्रांति भी नहीं होती, ऑटोमेटिक है ये भी। एक और है अलब्ध भूमिकत्व, इसको बोलते हैं। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है
कि आपको जब आप अपना लक्ष्य आपने कर लिया, निर्धारित कर लिया, लॉन्ग टर्म होता है। लक्ष्य एक दिन में नहीं होता। आपका एक स्पेल, यदि आपने डिसाइड किया कि मुझे डॉक्टर बनना है, यदि आपने 11th है 12th में पढ़ रहे हैं और आपने डिसाइड किया या फर्स्ट ईयर में कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टर बनने के लिए 8-10 साल लगना है। तो 8-10 साल में बीच बीच में आपको लगता रह गया, मैं ये नहीं कर पाया, तो आपके पास एक शॉर्ट टर्म फेलियर भी होते हैं जब आपको लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा। तो इससे बचना बहुत जरूरी है, और इसके लिए भी एक बहुत सिंपल सा उपाय है जो मैं अपने लेवल पे करता था, कि आपको छोटे छोटे लक्ष्य बनाना चाहिए। छोटे छोटे लक्ष्य बनाना चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ, जीवन को छोटे छोटे चैलेंजिंग लक्ष्य बनाइए कि मैं अगले 7 दिन में ये करूंगा। जो आप 7 दिन में कर सकते हैं वही आपका लक्ष्य होना चाहिए, थोड़ा सा ज्यादा। यदि आपका लक्ष्य, आप मान लीजिए उठा के आप 15 घंटे पढ़ सकते हैं और आपने लक्ष्य 4 घंटे का बना लिया, तो आप पढ़ लेंगे, बाकी देर आप खाली हो जाएंगे। आप जो भी काम कर रहे हैं वो एक थोड़ा सा चैलेंजिंग होना चाहिए जितना आप करना चाहते हैं। यदि उदाहरण के लिए देखिए, आप खेल रहे हैं, यदि आप अपने बराबरी वाले के साथ खेलते हैं तो खेलने में बहुत मजा आता है, लेकिन यदि बहुत बड़ा खिलाड़ी हो उसके साथ आप खेल रहे हैं तो आपको ऐसा लगता है तो मैं तो बच्चा, और यदि आप बच्चे के साथ खेल रहे हैं तो भी आपको मजा नहीं आता, थोड़ी देर कर सकते हैं। तो चैलेंज जो है आपका, वो जो छोटा सा लक्ष्य है वो आपकी क्षमताओं के अनुकूल, उससे थोड़ा सा अधिक यदि आप बनाते हैं तो आप सफल हो सकते हैं, और उसमें आपको धीरे धीरे उपलब्धि होती है और आपको ये शॉर्ट टर्म फेलियर नहीं होते और आप आगे बढ़ते जाते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट पहलू है, और ये इस तरीके से यदि आप अपने आप को काम को पूरा करते हैं तो आपके पास आपकी क्षमताओं को प्राप्त करने के लिए पूरी बात होती है। अब हम जीवन के उद्देश्य पर थोड़ा सा रुक कर बात करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा जो समय था वो पूरा हो रहा है। तो जीवन के उद्देश्य पर हम थोड़ी देर से बात कर लेते हैं। आप सब यदि मुझे अनुमति दें तो हम लोग 15-20 मिनट और बात कर लेते हैं। और इसमें अब हम किसी के मन में यदि कोई प्रश्न आ रहा हो इस बिंदु को लेकर, तो जो मैंने बोला है इसको आपको खुद को सोचना है, और पवन मुझे मदद करेंगे। जो लोग भी प्रश्न करना चाहते हैं वो अपनी बात रखें, और युवा साथी जो हमारे प्रश्न करते हैं उनसे जरूर हम चाहेंगे कि उनके प्रश्नों को प्राथमिकता दी जाए। अभी सुमना चटर्जी ने हैंड रेस किया है, तो आप उनको अनम्यूट करने की अनुमति दें। इसके बाद पहले युवाओं को प्राथमिकता दें, फिर उसके बाद जो हमारे नियमित साथी लोग हैं उन पर हम बात करेंगे। जी धन्यवाद, आपने बहुत ही ध्यान से सुना है, लगातार आपकी संख्या बनी रही है, इसके लिए मैं हृदय से आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नाउ इट इज ओपन फॉर डिस्कशन। जी सुमना जी। सर नमस्कार, आपका डेलिब्रेशन बहुत सुंदर रहा, शानदार रहा। मैं जस्ट ऐड ऑन करना चाहती हूँ, आपने कहा था लक्ष्य वाली बात पे, उस पे मेरा केवल इतना ही कहना है कि बहुत समय ऐसा होता है कि हमारा जो लक्ष्य है वो शायद कभी कभी हमारे मेंटल एबिलिटी से मैच नहीं करता है। तो ऐसे समय पर हमको थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो हम लोग अपना एप्टीट्यूड एंड पर्सनालिटी टेस्ट करा लें। इसके लिए स्पेशल काउंसलर होते हैं, तो वो फिर हमको हमारी एबिलिटी के अनुसार हमारे के लक्ष्य को प्राप्त करने का तरीका और शानदार तरीके से समझाते हैं। सुमना जी, आपने बात बिल्कुल सही कही है, लेकिन लक्ष्य आप स्वयं निर्धारित कर रहे हैं, और आप किसी के कहने से निर्धारित करते हैं, और आप इस आपके मन की जो ऊटपटांग किस्म के हमारे मन में धारणाएं बनी रहती हैं, उनको यदि हम लक्ष्य, उनको देख के लक्ष्य निर्धारित करते हैं, ये देख के कि नहीं वो तो पुलिस इंस्पेक्टर बनना है, वो बहुत जबरदस्त होता है, उससे उसके जल्दी कितने हो जाते हैं, इस तरीके से, या हमको आईएएस बनना है, या हमको वैकेंट। यदि आप लक्ष्य किसी को देखकर सुनकर करते हैं तब दिक्कत है। यदि आप अपने आप से विचार करके करेंगे तो आप अपनी क्षमताओं को बहुत अच्छे से जानते हैं। आप इंटरनली, क्योंकि दबाव में जब लक्ष्य निर्धारित हो जाता है, माँ बाप के, समाज के, पड़ोस के, आपका जो ऊटपटांग आपके मन में मान्यताएं, धारणाएं बनी हुई है, तब ये परेशानी पैदा करता है। लेकिन सर मैंने इन जनरल नहीं कहा ये बात, मैंने स्पेसिफिकली इसलिए कह रही हूँ कि कहीं कहीं ये होता है कि मेरा लक्ष्य है कि आई वांट टू बी अ सिंगर, बट आई डू नॉट हैव द क्वालिटी टू सिंग। चलिए इस पर आप विचार करिएगा कभी कि एक ऐसी संभावना। सर ये तो स्कूल्स में, सर ये स्कूल्स में ऐसा होता है। आप विचार करिएगा इस पे और ध्यान से,
कि यदि लक्ष्य आपने स्वयं ने निर्धारित किया और आपकी क्षमता है तो स्वयं का लक्ष्य निर्धारण करने के पश्चात वो सही है कि नहीं है, उस कंफ्यूजन के स्टेज पर आई एम एडिंग ऑन, नथिंग एल्स। नो मोर थिंग। आप हॉकिंस का उदाहरण पर विचार कर लीजिएगा, लेकिन साथ में हम इस पे आपत्ति नहीं कर रहे हैं। जो आपने बोला बहुत बढ़िया बात कही है, लेकिन हॉकिंस जैसे लोग भी इस देश दुनिया में हैं और उनकी क्षमताएं आप जानते हैं कि क्या था वो व्यक्ति और उसने क्या उपलब्धियां प्राप्त की हैं। और आपने ये भी देखा होगा, नाम मैं भूल रहा हूँ, हमारे उत्तर प्रदेश की एक लड़की थी जिसको रेल से किसी ने उठा के पटक दिया था, उसके शरीर में 30 से 35 फ्रैक्चर हो गए थे और उसके बाद वो हिमालय चढ़ी। तो ऑल दैट इज योर्स। आपने अपनी क्षमता को किस सीमा तक आप बढ़ा सकते हैं ये आपके हाथ में है। ये कंफ्यूजन ही है कि आप अपनी क्षमता, आपको लक्ष्य तो आपने निर्धारित किया है ना, आपके पास है, आपकी क्षमता है, आपकी जानकारी में होती है। हर व्यक्ति अपने आप को जानता है। केवल वो बीमार व्यक्ति है, हम बीमारों की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो स्वस्थ व्यक्ति की बात कर रहे हैं, जो व्यक्ति समझता है। जो व्यक्ति अपने आप को ना समझ रहा है उससे बात नहीं कर रहे हैं। जी नेक्स्ट। गुड मॉर्निंग सर, मैं सारनाथ डायट से जो है विष्णु शुक्ला, एक टीचर एंड स्टूडेंट फैकल्टी से। सर मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन था सर। जो शॉर्ट टाइम फिलर ऑफ एफर्ट्स है सर, तो क्या सर जैसे कि आपने कहा कि जो लक्ष्य है उसका निर्धारण स्वयं से करना चाहिए और एक ही लक्ष्य बना करके हमको अपने जीवन का मतलब उसको सार ही समझ लेना चाहिए कि हम अपने जीवन में यही करेंगे और उसी के प्रति हम हमेशा ट्राई करते रहेंगे सर। लेकिन जो सर इसमें अलब्ध भूमिकत्व शब्द आता है सर, यानी शॉर्ट टाइम फिलर ऑफ एफर्ट्स, इसमें सर आपने कहा कि हमें जैसे कि छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए कि इसको प्राप्त करने के बाद, तो सर पढ़ाई के लिए तो छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित किए जा सकते हैं कि मैं आज 2 चैप्टर पढ़ूंगा, 3 चैप्टर पढ़ूंगा। बट सर इसमें मुझे एक प्रॉब्लम आ रही है कि सर जैसे कि हमको एम की अगर हम बात कर रहे हैं तो हमारा एम छोटा कैसे हो सकता है सर? छोटे छोटे एम को कैसे कंसीडर कर सकते हैं सर? देखिए, लक्ष्य जो भी आपका है छोटा और बड़ा नहीं होता, लक्ष्य लक्ष्य होता है ना। आप यदि मान लीजिएगा उदाहरण के लिए कि आप अभी सारनाथ से भोपाल आना चाहते हैं, है ना। सारनाथ से यदि आप भोपाल आना चाहते हैं तो फिर आपको सारनाथ से भोपाल आने का कार्यक्रम को निर्धारित करना पड़ेगा। जीवन में जो भी काम आप करना चाहते हैं, तो जरूरी नहीं है कि आप हमेशा, जब भी हम जीवन के लक्ष्य की बात, क्योंकि अभी हमने कहा नहीं, हमने तो बोला कि सफलता का मतलब है कि आप अभीष्ट प्राप्त हो जाए आपको, है ना। सामान्य परिभाषा, आप जो भी आपने इच्छा की है इस समय, सोच समझ के यदि की है, वो आपका लक्ष्य है, तो आप उसको प्राप्त करने के लिए डिजाइन करेंगे। और यदि आपको सारनाथ से भोपाल आना है तो आपको उसको छोटे छोटे स्टेप में पहले टिकट बुक करना पड़ेगी, फिर उसके बाद मतलब पहले आपको देखना होगा कौन से यात्रा के साधन हैं, फिर उसकी टिकट बुक करना पड़ेगी। एक एक चीज करते जाएंगे, आपको 8 स्टेप में, हर स्टेप को एक एक करते जाएंगे, आपको सफलता मिलेगी। सामान्यतः चूंकि हम यहाँ पर युवा साथियों से बात कर रहे हैं तो उनके जीवन में मुख्य रूप से पढ़ाई का मुद्दा रहता है कि हम पढ़ना चाहते हैं, है ना। पढ़ाई लिखाई उनके जीवन की इंपॉर्टेंट होती है। तो उसका भी वही तरीका है कि आपको 7 दिन में आप क्या कर सकते हैं। यदि आपका 5 साल का लक्ष्य है कि 5 साल बाद मुझे डॉक्टर बनना है, या 5 साल बाद मुझे सिविल सर्विसेज में आना है, या मुझे इंजीनियर बनना है, जो कुछ भी है, AEE की परीक्षा पास करना है, जो कुछ भी आपको करना है, तो वो आपकी रुचि का विषय है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए 7 दिन के लिए काम निश्चित करना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेट रिजल्ट तो आपका कब आने वाला है, 5 साल 6 साल बाद। 5 साल तक आप इंतजार नहीं कर सकते। इसलिए आपको छोटे छोटे लक्ष्य बनाकर काम करना पड़ता है, और वो आप जानते हैं वो चैलेंजिंग होना चाहिए थोड़े थोड़े से। सर और इसमें एक चीज है सर कि प्रयास करने के बाद भी प्रयास के अनुरूप हमको परिणाम नहीं मिल पाता, तो क्या करना चाहिए सर? नहीं, कैसा प्रयास के अनुरूप परिणाम नहीं मिलने का उदाहरण से आप बताइए। आप सर जैसे कि हमने प्रीलिम्स के लिए जो अप्लाई किया, प्रीलिम्स निकला, या जो भी चीजें सर, प्रीलिम्स को हमने अपना एम बना लिया कि हमको सबसे पहले प्रीलिम्स निकालना है, उसके बाद हमें मेंस पर फोकस करना है। तो सर प्रीलिम्स में हम बहुत अच्छा जो प्रयास किया, बट अगर प्रीलिम्स नहीं निकल पाया, या मेंस के लिए हमने प्रयास किया, मेंस नहीं निकल पा रहा है सर, मतलब हमको ये कॉन्फिडेंस था कि हमारा ये एम है और हम इसी के लिए प्रयास कर रहे हैं सर, किसी भी एग्जाम को लेकर के सर। तो अगर उसमें रिजल्ट ना आए तो सर, अब ये तो हम नहीं कह सकते कि हमारे कहीं ना कहीं उसमें कमी रह गई प्रयास में, बट हम तो यही कहेंगे ना सर कि हमारा प्रयास इसी के प्रति था सर। आपने खुद ही ने उत्तर दिया पहले, कहीं ना कहीं कमी रह गई, है ना। तो इसको आपको देखना ही पड़ेगा कि आपने कितने समय में कितना पढ़ाई करना है,
उसके लिए क्या सफलता होना है, क्या सफलता, कितने अंक लाना है, किस विषय पर कितना आपको स्ट्रेस देना है, कितना आपके पास समय, यदि आप जानते हैं अपने आप को कि मेरे पास ये स्थिति है कि मुझे कितनी देर में कोई चीज याद होती है, कितनी देर में मैं समझता हूँ, उस हिसाब से आपको उसको ब्रेक करते हुए पूरे 6 महीने की, 1 साल की तैयारी करना होगी। और उसके बाद आपको उसमें अभीष्ट सफलता मिलने की संभावनाएं पूरी की पूरी बढ़ जाती हैं। और प्रयास को जब तक आप फेल नहीं हो जाते अल्टीमेटली, तब तक लगे, मैंने देखा है लोग 8-8 बार 9-9 बार तक बैठे हैं स्टेट सिविल सर्विस में, यहाँ पे आप 5-6-7 बार की आपको मौके मिल रहे हैं आजकल। तो उसको लगे रहे, आप ध्यान लगा के, सफलता मिलेगी। और आपको समझ में आता है कि क्या कमी है आपकी। मगर ये बात भी समझ लीजिए कि सिविल सर्विसेज आपको करना क्यों है। किसी और के कहने से कि बहुत बड़ा पद है इसलिए आप उसको डिसाइड कर रहे हैं, तब नहीं कर पाएंगे आप। ये आपका रुचि का विषय भी होना चाहिए, आपके दिल में उसके लिए एक आग होना चाहिए, तब फिर आप उस मेहनत से काम करते हैं। केवल इसलिए कि एक बहुत जलवे वाला पद है, उसमें बहुत सारी ताकत मिलने वाली है, इसलिए यदि आपने निर्धारित कर रखा है तो नहीं कर सकते आप। इंटरनली आपके मन में उसको लेके आग जलना चाहिए, आपके मन में उसके प्रति श्रद्धा उत्पन्न होना चाहिए। आपके मन में ये लगना चाहिए नहीं होगा तो मेरी जिंदगी बेकार है, उस तरीके के तक का आपके मन में उसमें लगन होना चाहिए। गुड मॉर्निंग सर, प्रणाम सर। मेरा मुख्य सवाल है सर कि रूटीन और डिसिप्लिन का, सर डिसिप्लिन और मोटिवेशन का जो रूटीन को शेप करने में फैक्टर है, जो जैसे कि मैं मोटिवेटेड नहीं फील कर पाता हूँ हर दिन, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि डिसिप्लिन रहने से वो शायद तक जो रूटीन में रहने में मेरे को ज़्यादा मदद मिलेगी। तो सर इसमें मैं थोड़ा सा आपकी एक गाइडेंस चाह रहा था कि रूटीन में रहने के लिए सर डिसिप्लिन या मोटिवेशन किस चीज को प्राथमिकता देनी चाहिए? देखिए, वही पूरा जीवन में यदि आप लक्ष्य के प्रति समर्पित हैं, क्या आपका लक्ष्य के प्रति समर्पण है, ये पहला प्रश्न है कि आपका लक्ष्य क्या है। जैसे मैंने आपको बताया कि यदि आपके लक्ष्य में सर्वाधिक प्राथमिकता आपके परीक्षा का पास होना है, जिस परीक्षा में आप बैठना चाहते हैं, यदि वो आपका लक्ष्य है, तब फिर आपके लिए हर वही काम जो दूसरा लक्ष्य नहीं है वो इम्पोर्टेंट नहीं बचेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे साथ एक मेरे से 4-5 साल बड़े भाई साहब थे, वो इंजीनियरिंग पढ़ रहे थे। उनके भाई की शादी निश्चित हुई, वो अपने भाई की शादी में शामिल नहीं हुए। छोटा भाई बड़े भाई की शादी में शामिल नहीं हुआ क्योंकि वो जानता था कि उनको बीई की परीक्षा पास करना है और उसके लिए उनकी क्षमता वो जानते थे। तो 5 दिन घर में अवसर था, फंक्शन चल रहे थे, वो कहीं बाहर जाके रुके और वहां जाके उन्होंने पढ़ाई की, बारात में भी नहीं गए। तो ये आपको देखना है कि आपको जीवन में ये धारणा है कि नहीं भाई की शादी में भाग लेना महत्वपूर्ण है कि अपनी परीक्षा को पास करने के लिए पढ़ना। तो यदि ये उस लेवल तक आपका कमिटमेंट होना चाहिए। जरूरी नहीं है जो इन्होंने किया कि सब लोग शादियों पर विचार ना करें, एक समन्वय की आवश्यकता है, लेकिन आपके मन से निर्णय खुद आता है। और यदि आपका लक्ष्य के प्रति श्रद्धा नहीं है, तब फिर आपको दूसरी चीजों में मन लगेगा, आप अपना रूटीन भी नहीं बना पाएंगे। रूटीन बनाने के लिए पहली चीज ये है कि आपका जो लक्ष्य है उसके प्रति आप कितने कमिटेड हैं। जी, यदि लक्ष्य आपने किसी के कहने से निर्धारित किया तो नहीं होगा, आपको मन ही नहीं लगेगा उस काम में। आपने अपनी रुचि से, अपनी बिना किसी और के दबाव के आपने लक्ष्य को निर्धारित किया है कि नहीं किया है, तब आप पे डिपेंड करेगा। यदि आप किसी के और 99% लोग लक्ष्य किसी ना किसी और लक्ष्य में आपकी जो पुरानी शिक्षा पद्धति से जो कुछ आपने सीख रखा है ना, जो आपके मन में भर दिया गया है, उसके आधार पर लक्ष्य निर्धारित करते हो। आप अपने कोर से नहीं करते लक्ष्य निर्धारित। कोर से आप करेंगे तो जीवन सफल होगा और सफलता भी मिलेगी। जी सर, धन्यवाद। तो इसको विचार करिए, और किस समय आपको सोना है, किस समय जगना है, ये एक निर्धारित टाइम टेबल नहीं है, ये आपके लिए बनेगा। जैसे मैं बताता हूँ, मैं जब बचपन में था तो मुझे समझ में आया, मेरी पढ़ाई का समय हुआ करता था रात्रि 10 बजे से 2 बजे तक, क्योंकि मुझे लगता था यही एक ऐसा समय है जिसमें मेरे घर में और बाकी चीजें मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं करेंगी। छोटा परिवार था, छोटा घर था, और बहुत सारे लोग जो थे वो क्या कहना चाहिए आपको, इसमें
समस्याएं आ सकती थी, कभी कोई मिलने आ सकता था, कभी कुछ होता था, तो 10 बजे से 2 बजे तक। अब 10 बजे से 2 बजे के बीच में कोई आएगा तो मैं उससे नहीं मिलता था। फिर ठीक है, अभी हमारा पढ़ाई का टाइम हो गया, आई विल नॉट, क्योंकि अब मामला खत्म हो गया। तो ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगी ना। तो आपको समय आपके हाथ में है। एक और हमारे बताते हैं बहुत वरिष्ठ थे जहां पर हम लोग रहते थे, वो उनका पढ़ने का समय सुबह 3 बजे से 8 बजे तक था। वो 3 से 8 पढ़ते थे, दिन भर लोगों के साथ घूमते रहते थे और ऐसा लगता था जैसे पढ़ाई नहीं कर रहे। वो जबलपुर से इंडियन सिविल सर्विसेज में सिलेक्ट होने वाले लगभग प्रथम व्यक्ति थे हम लोगों की जानकारी में। तो वो दिन भर घूमते रहते थे और सुबह 3 बजे से 5 बजे तक 8 बजे तक पढ़ते थे। किसी को पता ही नहीं चलता था पढ़ रहे हैं, कोई उनको डिस्टर्ब नहीं करता। तो टाइम आपको अपनी पूरी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित करना पड़ता है। थैंक यू। घर में ऐसी भी परिस्थितियां होती हैं कि जब अपना गोल अपन डिसाइड कर लेंगे तो परिस्थिति के अनुसार अपना गोल चेंज होने लगता है, तो उसके लिए अपन को क्या करना चाहिए? तो आपको परिस्थिति के अनुसार यदि गोल चेंज हो रहा है, इसका मतलब ये गोल में कुछ ना कुछ समस्या थी सिलेक्ट करते समय, तो उसको आप ध्यान जरूर रखेंगे कि वो ना हो। जैसे मैंने आपको बताया, मेरे अपना व्यक्तिगत उदाहरण है मेरा, कि जब मैं परीक्षा दे रहा था उस समय मेरे पिताजी का सस्पेंशन हो गया। अब ये एक बड़ी दिक्कत आई कि हाँ ये तो नहीं हो सकता, इससे आप परेशान होने लगे। अलग घटना है और आपकी पढ़ाई की दूसरी घटना है। घर में कोई बीमार हो सकता है, तो फिर उस समय आपको समझ में आएगा। तो ये काल्पनिक सिचुएशंस हैं बहुत सारी, लेकिन जिस तरीके से आप अभी हमसे बात कर रही हैं, इसमें तो अनसरमाउंटेबल टाइप की समस्या नहीं दिख रही। आप चलते चलते एक्सीडेंट हो गया, आपका ब्रेन हेमरेज हो गया, तो इस पे आप बात ही नहीं कर सकते, तब आपकी चिंतन ही बदल जाएगा। लेकिन आप स्वस्थ हैं, सब काम कर रहे हैं, तो छोटी छोटी जो परिस्थितियां आती है ना, वो तो केवल आपके कंफ्यूजन का और अपने और का परिणाम है या भ्रांति का परिणाम है। इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आप लक्ष्य के प्रति समर्पित रहिए, निर्णय पे मजबूत रहिए, उसको प्राथमिकता दीजिए, समस्या नहीं हो सकती। छोटे मोटे प्रॉब्लम तो रोज आएंगे, जिंदगी कभी आपके नियंत्रण में थोड़ी है। जिंदगी में बहुत सारी चीजें होंगी, इसलिए आपको पढ़ाई का समय, यदि परीक्षा देना चाहते हैं, यदि आप कोई व्यवसाय करना चाहते हैं, कोई स्किल सीखना चाहते हैं, तो आप समय इस तरीके का निर्धारित कीजिए दिन भर में 24 घंटे में, जिसमें डिस्ट्रैक्शन कम से कम हो। यानी आपको अपने काम की क्षमता बढ़ाना पड़ेगी। यदि मान लीजिए हमारे घर में आर्थिक समस्या है, यदि हमारे घर में काम करने की दिक्कत है हमारे माँ बाप ने, तो उसमें आपको उस तरीके से टाइम टेबल अपना एडजस्ट करना पड़ेगा। गुड मॉर्निंग सर। मैं राजेश सूर्यवंशी सर, मेरा एज 40 ईयर है और मैं पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ जी। मतलब अच्छे पैकेज में हूँ और मेरा मतलब इंटरेस्ट का भी फील्ड है, मैं बहुत एंजॉय करता हूँ अपने काम को भी। हाँ। लेकिन हमारी जो कम्युनिटी होती है सर, वो बहुत व्यस्त होती है, जैसा आप जानते भी होंगे। सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जो टीम है वो बहुत व्यस्त होती है। तो सर मेरा क्वेश्चन ये था कि क्या सफलता का मतलब बहुत सारे पैसे कमाना है, और अगर नहीं है तो अमूमन एक आम आदमी को ये कब समझ में आता है ये बात कि सफलता का मतलब बहुत सारे पैसे कमाना नहीं था? अभी अपन इस विषय पे अपन तिवारी जी थोड़ी देर, सॉरी राजेश जी, अपन बात करते हैं। जो जीवन का उद्देश्य वाला हिस्सा है वो मैंने छोड़ दिया है, उस पर अपन थोड़ी देर में बात करते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। हाँ बोले। आई एम रामकुमारी's daughter। हाँ बोले बेटा, क्या नाम आपका? अविका तिवारी। हाँ बोलो बेटा। Sir, I am in 11th standard right now. My major problem is that in this age, we are facing with our friends and our family also. But मेरे को ऐसा लगता है कि family and friends अपन को ज़्यादा distract करते हैं than the other things. So how can we tackle this problem? वही बेटा, इतनी देर से यही मैं बोल रहा हूँ कि हमारे साथ हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें होती हैं। एक दोस्तों के साथ मिलने में अच्छा लगता है, मम्मी पापा के निर्देश होते हैं कि ऐसा करो वैसा करो, तो फिर एक आप चाहती क्या है जीवन में, है ना? Sir, I wanted to become a civil servant. जो कुछ भी अपन बनना चाहते हैं उसको यदि आपने निर्धारित कर लिया कि हमको ये करना है, तो फिर निश्चित तौर पे फिर जब आपने निर्धारित कर लिया कि हमको पढ़ना है, सिविल सर्विसेज की तैयारी करना, तो उसका मतलब है कि आपको दोस्तों से कम इंटरेक्शन करना पड़ेगा। तो स्वाभाविक बात है। तो अब आपका एक कंफ्यूजन है कि मैं दोस्तों को भी संभाल लूं और पढ़ाई भी कर लूं, कैसे होगा? या तो आपको दोस्तों को महत्व देना पड़ेगा या पढ़ाई को महत्व देना पड़ेगा। और यदि आपका लक्ष्य सिविल सर्विसेज है तो अपने आप कम हो जाते हैं। फिर आप अच्छी इंसान भी, आपको लगता है कि नहीं दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती।
तो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। Yes, sir. थोड़ा सा बैलेंस किया, ऐसा भी नहीं हो सकता कि आप 24 घंटे बुक वॉर्म बन जाए, उससे काम होने वाला नहीं। स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है, पूरी कैपेसिटी में काम करना जरूरी है। तो इसके लिए आपको, जैसे ही आपने सिविल सर्विसेज का लक्ष्य निर्धारित कर लिया है, आपकी दिनचर्या भी निर्धारित करना होगी, और उसी हिसाब से आपके पास कितना समय है दोस्तों से मिलने के लिए, उतनी बंद करना पड़ेगा आपको, उससे ज्यादा नहीं कर सकते आप। ऐसा नहीं हो सकता कि आप 24 घंटे दोस्तों से भी बात करो और आप एक मन में ख्याली पुलाव बनाते रहो कि मैं सिविल सर्विस में आ जाऊंगा, तो नहीं हो सकता है ना। तो ये बहुत सिंपल सी सिचुएशन है कि ये कंफ्यूजन है कि दोस्तों से मिलने में मजा आ रहा है। Yes, sir. अभी हम सब लोग बात कर रहे थे जीवन में सफलता, और सफलता की जो हमारी परिभाषा थी, हम एक बार उस परिभाषा को फिर से पढ़ते हैं कि सफलता की जो हमारी परिभाषा थी वो क्या थी। उस परिभाषा को जब हम पढ़ेंगे तो परिभाषा को जब हम पढ़ते हैं तब हमको एक चीज समझ में आती है बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से। वो हम एक बार फिर से उस पेज को खोल लेते हैं और फिर अपन आगे की बात करेंगे। वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया था हमारे पिछले प्रश्नकर्ता ने। ये क्या होती है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। सफलता की परिभाषा है अभीष्ट की प्राप्ति हो जाने की स्थिति, यश धन आदि की प्राप्ति सफलता कामयाबी मानी जाती है हमारे सामान्य रूप से। वस्तु जिसकी उपलब्धि हो और वो लोकप्रिय हो जाए, ये परिभाषा हमारे सामान्य रूप से मानी जाती है। एक वीडियो आप सब लोग देखें, कभी मिलेगा, विजडम फ्रॉम सुशांत सिंह। ये मुंबई IIT में सुशांत सिंह ने 2011-12 में, जब वो बहुत ही सफल व्यक्ति थे और धोनी नाम की उनकी फिल्म आई थी, उसके बाद ये वो गए थे वहां पर IIT मुंबई, और वहां पर उन्होंने छात्रों के साथ बातचीत की थी। उसको आप देखेंगे तो उसमें उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बात की है। और जो राजेश जी हमसे प्रश्न कर रहे थे, वो कहते थे कि उनको बचपन से बताया गया था कि सफलता का मतलब, जीवन में सफलता का उनको मतलब जो बताया गया था, जो सामान्य रूप से राजेश जी बोल रहे थे। अब लेकिन प्रश्न ये है, हर व्यक्ति इस प्रश्न को करे कि आखिर वो कुछ भी जो कर रहा है वो क्यों कर रहा है, Why is he doing this? आप पूछिए, मैं क्यों यहाँ पर आपको क्यों मैं आपसे बात कर रहा हूँ, या आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्यों बने, आप डॉक्टर क्यों बनना चाहते हैं, आप डॉक्टर क्यों बनना चाहते हैं, आप सिविल सर्वेंट क्यों बनना चाहते हैं, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कोई मेरे से, राजेश जी आप बात करेंगे? जी सर। जी राजेश जी, अब आप बताएं कि आप आखिर ये आपने क्यों किया, व्हाट वाज द पर्पस? ओके, तो अभी सर कैसा है कि जैसे जब हम लोग अपना सर लर्निंग करते हैं, जब हम लोग सीखते हैं, जब हम स्कूल लाइफ में आते हैं, तो नो डाउट हमें कुछ चीजें जो है हमारे पसंद आती है, हमारे सिलेबस से कुछ चीजें हमें पसंद आती है, और लगभग तब से हम लोग को ये समझ में आता है कि यार हाँ, ये फील्ड में हमें जाना चाहिए। धीरे धीरे वो चीजें हमें 10th 11th 12th तक हमें ये चीजें समझ में आने लगती है। तो सर मेरा इंटरेस्ट शुरू से ही कंप्यूटर में रहा है, तो मैंने उस पर बहुत मतलब क्या बोले सर, जैसे हार्ड वर्क और जितना भी हम लोग मेहनत कर सकते हैं मेहनत करके। और अभी मैं राजेश जी बहुत सिंपल प्रश्न, आप पढ़ते क्यों हैं? पढ़ाई क्यों करते हैं? ओके, पढ़ते क्यों है सर? तो जो शुरू में तो सर जब एकदम शुरू में सर स्कूल जाते हैं तो पेरेंट्स स्कूल भेजते हैं, इसलिए जाते हैं। फिर धीरे से हम लोगों को चीजें समझ में आती है कि शिक्षा से जीवन एक अलग तरीके का होता है, एक अलग लेवल पे होता है, और अशिक्षित होने पे भी जो अशिक्षित लोग हैं उसका भी जीवन हम लोग देखते हैं उस समय में, तो उससे भी हमें अनुभव होता है कि हम शिक्षित होकर अच्छा जीवन यापन कर सकते हैं, सीधा सीधा अच्छी इनकम कर सकते हैं और फैमिली को एक अच्छा स्टैंडर्ड दे सकते हैं। मतलब अच्छा जीवन, अच्छी इनकम क्यों चाहते हैं? सर एक अच्छी लाइफ जीने के लिए सर, मतलब अच्छी लाइफ क्यों जीना चाहते? अच्छी लाइफ क्या किसको मानते हैं? अच्छी लाइफ मीन्स कि सर जैसे आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो आप उसको इजीली पूरी कर पाए, जो आपकी आवश्यकताएं हैं, आपके परिवार की आवश्यकताएं हैं, आप उसको पूरी कर पाए। रिक्वायरमेंट पूरी होने से क्या होता है सर? उसी से जीवन चलता है सर, नहीं तो फिर संघर्ष। आप देखिएगा कि हर चीज अल्टीमेटली आप जो करते हैं, मैं पढ़ा क्योंकि मुझे अच्छी नौकरी मिल जाए, मनपसंद
मैं नौकरी इसलिए चाहता हूँ कि मुझे अच्छा धन मिल जाए, मैं धन इसलिए चाहता हूँ कि मेरे पास अच्छे साधन आ जाए, साधन इसलिए आ जाए कि अल्टीमेटली मैं सुखी रहूँ, प्रसन्न रहूँ। तो अल्टीमेट रिक्वायरमेंट आपका प्रसन्नता है। ओके, कि नहीं है? है सर। और सभी का रिक्वायरमेंट, अल्टीमेट रिक्वायरमेंट प्रसन्नता है जीवन का। तो एक तो रिक्वायरमेंट है प्रसन्नता। दूसरा आपका यदि आध्यात्मिक दृष्टि से देखें, एक रिक्वायरमेंट है प्रसन्नता और एक दूसरा रिक्वायरमेंट आध्यात्मिक दृष्टि से, या किसी भी तरीके से आप सोचें कि क्या आप मानव समाज के लिए या ब्रह्मांड के लिए, व्यवस्था के लिए कुछ ऐड कर पा रहे हैं, या आप बिल्कुल रूटीन में एक एनिमल के तरीके से जी रहे हैं। तो दूसरा रिक्वायरमेंट होता है कि व्हाट यू आर एडिंग टू द सिस्टम। सुबह उठना, गड्ढा खोदना, 5,000 रुपये कमा लाना, 500 रुपये कमा लेना, या 5,000 रुपये कमा लेना, और उस कमा लेने के बाद उसको के आधार पर पिक्चर दिखाना, यात्रा कर लेना, ये सब करना एक किस्म की एक्टिविटी है। तो रूटीन है ना, तो कुत्ता भी करता है, सुअर भी करता है, खाता पीता रहता है, सब करते रहते हैं। हमारा लक्ष्य इससे कितना भिन्न है, एक तो ये पॉइंट, और दूसरा प्रसन्नता के लिए। और जब भी आप कोई चीज इस तरीके से करते हैं, जब भी हम इस पूरे सिस्टम को डिकोड करते हैं, वी ब्रिंग एडिशनल। तो जो भी व्यक्ति जितनी बड़ी चीज सामने लेके आता है, वो उतना बड़ा आदमी हो जाता है। जैसे जब न्यूटन ने प्रकृति में था और उसने एक चीज निकाल के दी सबको, प्रकृति को समझा, तो उसने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दे दिया, है ना। इसी तरीके से ये चलता रहा। आगे कुछ समस्या आई, कुछ भौतिक चीजें समझ में नहीं आई, आइंस्टीन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ला दी। ये चीजें धीरे धीरे आपके साथ चलती रही और आप उसको बढ़ाता रहा। जब भी किसी व्यक्ति ने एक भौतिक प्रकृति का एक भौतिक प्रिंसिपल को जैसे ही उसने डिकोड किया, वो बड़ा आदमी बना। सिमिलरली यदि आप समस्याएं देखिए समाज में धीरे धीरे बढ़ती रहती हैं। हम लोगों की जो नोन हिस्ट्री है भारत की, महावीर स्वामी ने उस समय की समस्याओं को निराकृत किया, महावीर स्वामी बन गए वो। बुद्ध ने अपनी समस्याओं, उस समय की समस्याओं का जो समाज में थी उनका निराकरण किया, वो बुद्ध बन गए। राम ने तत्कालीन समस्याओं का निराकरण किया, राम बन गए। कृष्ण ने उस समय की समस्याओं का निराकरण किया, कृष्ण बन गए। तो समाज में धीरे धीरे जो मानसिक स्तर पर समस्याएं आ जाती हैं, उनका यदि आपने कोई सॉल्यूशन दिया तो आप क्या हुए, उस समय आपको उपलब्धि मिली और आप अपने आप को शांत महसूस करते हैं। तो यदि आप मानव समाज के लिए कुछ कर पाते हैं तो आपको शांति मिलती है, और दूसरा आपको खुद को प्रसन्नता मिलती है। तो दो स्थिति है, या तो आप खुद प्रसन्न हो जाए, और अगला स्टेप भी खुद को ही प्रसन्न करना है, क्योंकि जब ये आप सब कर लेते हैं तो आपको प्रसन्नता होती है। अल्टीमेट आपका लाइफ का लक्ष्य प्रसन्नता है। तो अल्टीमेट लक्ष्य के लिए क्या करना है, ये आपके उस आधार पर यदि आप अपने अल्टीमेटली प्रसन्नता के लिए आपको क्या करना, वो निर्धारित करना है। सिविल सर्वेंट बनना या डॉक्टर बनना या क्रिकेटर बनना लक्ष्य नहीं हो सकता आपका। लक्ष्य आपकी प्रसन्नता है। वो प्रसन्नता आपको, जब आप जो काम कर रहे हैं उसमें आपका मन लग रहा है, आपको उससे आनंद आ रहा है काम करते समय, तब आपको प्रसन्नता मिलती है। तो आपको हमेशा जीवन में वो करते रहना चाहिए जो आपको उसी पल में खुश दे रहा है, क्योंकि लक्ष्य तो 1 मिनट के लिए उपलब्ध होता है ना। लक्ष्य की उपलब्धि कंटिन्यूअस नहीं होती। लक्ष्य प्राप्ति हुई, आप डॉक्टर MBBS की डिग्री मिली, आप डॉक्टर बन गए, बहुत स्पष्ट सी स्थिति है। तो यदि आपको प्रसन्नता तब मिलेगी जब आपको लगता है कि हमको हर ऑपरेशन करने में मजा आ रही है। आप तब प्रसन्न होंगे कि जब हर शॉट मारने में आपको खुशी हो रही है, जैसे सचिन तेंदुलकर को होती थी। इस तरीके की स्थिति है। तो जीवन में का जो लक्ष्य है वो अंततः प्रसन्न रहना है। प्रसन्न रहने के लिए जो उस समय आपको करते बनता है, जिससे आपको तत्काल आनंद मिलता है करते रहने में। आप उसको, बहुत ही शानदार वीडियो है, विजडम फ्रॉम सुशांत कपूर, वो उसको मैं सुशांत सिंह, उसको जरूर देखिएगा आप लोग। उसमें आपको बहुत सारी चीजें आएंगी। उसने बताया, जैसे लास्ट बात करूंगा और अपना डिस्कशन खत्म करेंगे। सुशांत जी का कहना था कि जब वो एक मध्यम परिवार का था, उसके पिताजी शायद PWD में SDO हुआ करते थे या सब इंजीनियर हुआ होंगे। तो उन्होंने उनको बोला कि पढ़ने में होशियार था कि यदि तुम बोर्ड परीक्षा 12th परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर ले आओगे तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। ही वर्कड हार्ड एंड अच्छे नंबर से पास हुए। फिर उनको समझाया गया कि यदि आप अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज JEE में पास होकर अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। ही वर्कड हार्ड एंड गॉट
थर्ड रैंक और फोर्थ रैंक कॉलेज DET में उनको एडमिशन मिला, जिसका नेशनल लेवल बहुत अच्छी रैंक है। अब वो DET में करने, वो कहता था मैं 12th पास हुआ, एक दिन समारोह मनाया गया, दूसरे दिन से फिर लग गए पढ़ाई में लग जाओ, फिर उसके बाद फिर पढ़ाई करना शुरू हुई, फिर आपका DET में एडमिशन हो गया, फिर पढ़ाई में लग जाओ। तो जिंदगी केवल 1 या 2 दिन सेलिब्रेट करती थी और उसके बाद फिर जो कि तो रूटीन में आ जाए, और उसको मजा नहीं आता था। अल्टीमेटली ही लेफ्ट इन B थर्ड ईयर। जब B थर्ड ईयर में थे वो तो छोड़ दिया उनको मजा नहीं आ रहा था। वो कहता था मुझे सबसे ज्यादा मजा कब आता था जब मेरे मन की, तो उन्हें छोड़ के फिल्म एक्टिंग में काम करने चले गए मुंबई में। उसने अपने जीवन का विवरण दिया कि मैं 8-10 लोगों के साथ 2 कमरे के मकान में रहता था, कैसे काम करता था। धीरे धीरे करते करते उसने बताया कि आज भी जब मैं सोचता हूँ तो मुझे सबसे ज्यादा अच्छा पल वो लगता है जब मैं 1 घंटे, मेरी माँ बचपन के दिन में मुझे खेलने की अनुमति देती थी, पूरे दिन हम उसका इंतजार करते थे। तो दिस इज द वे ही वाज फीलिंग हैप्पी। अल्टीमेटली आप समझ सकते हैं कि वो 32-34 साल की उम्र में सुशांत सिंह के पास वो सब कुछ था जो कल्पना कर सकता था उस वर्ग का व्यक्ति। करोड़ों रुपए थे, कहता था मेरे पास सारे किस्म के जितने विकल्प हो सकते हैं सब है, प्रसन्न मेरी प्रसिद्धि है, मेरे पास धन है, लड़कियां मेरे आसपास घूमती रहती है, उसके लेकिन खुशी मुझे तब मिलती है जब मैं अपने मन की करता हूँ। So this is what अल्टीमेटली उतनी अच्छी बात करने वाला व्यक्ति अपनी चीज को समझ नहीं पाया और उसकी डेथ हो गई, सुसाइड करना पड़ा उसको। तो आप सुशांत सिंह का विजडम देखिए। प्रसन्नता के लिए बहुत सारे धन यश की स्थिति की आवश्यकता नहीं होती है। जीवन चलाने के लिए जितने धन की आवश्यकता हो वो आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। वो आपने जैसे निश्चित कर लिया उसके बाद आपको अपने जीवन को समय देना बहुत जरूरी है। हर पल जीना बहुत जरूरी है, ये मेरा मानना है। एक बड़ी, आप सब लोगों ने मुझे सुना, ये अनंत काल तक डिस्कशन चल सकता है। हम आपको धन्यवाद देते हैं सभी लोगों को। और आप में से जब भी कोई लोग मेरे से बात करना चाहते हैं तो मोबाइल दिया, कल, आज और कल, every time any phone which will come I will receive. Thank you very much. जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। सभी को मेरी ओर से धन्यवाद, आपने मुझे सुना।